जय हिंद प्यारे मित्र, आप लोग अपने परिवार ड्रीम एकेडमी प्रतापगढ़ के साथ जुड़ चुके हैं। हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी भारत के एक महत्वपूर्ण पुरस्कार यानी भारत का सबसे बड़ा पुरस्कार जो भारत रत्न है उसके संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे एक और महत्वपूर्ण पुरस्कार। आज हमारा कौन सा पुरस्कार होगा? तो नोबेल प्राइज, यह विश्व का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है। इससे परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न बनते हैं क्योंकि अभी हाल ही में यह वितरित किया गया, तो इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट बन सकता है क्योंकि ये SSC की परीक्षाएं जल्द ही होने वाली हैं। इस वजह से यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है। अब तो 10 जनवरी से परीक्षाएं स्टार्ट हैं, तो यहाँ से प्रश्न निश्चित है बनेंगे। आइए इसके संदर्भ में चर्चा करें। कौन सा पुरस्कार है? तो नोबेल पुरस्कार। पुरस्कार यानी नोबेल प्राइज। आज हमारा टॉपिक क्या होगा? तो नोबेल प्राइज के संदर्भ में हम चर्चा करेंगे और यहाँ पे जो महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे उन सब के संदर्भ में चर्चा करेंगे। देखिए, एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, तो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट जो है हमें पता होने चाहिए, यानी क्यों प्रारंभ किया गया, कैसे प्रारंभ किया गया। तो याद रखिएगा, इसकी जो नोबेल फाउंडेशन है, नोबेल फाउंडेशन, इसकी स्थापना जो होती है, इसकी स्थापना 29 जून 1900 ईस्वी को होती है और यह फाउंडेशन घोषणा करता है कि हम आने वाले वर्षों में एक नए प्राइज की शुरुआत करने चल रहे हैं। कौन सा? तो नोबेल प्राइज। कब घोषणा होती है? अगर बात की जाए, पूछ लिया जाए नोबेल प्राइज की पहली बार घोषणा कब होती है, तो 1900 ईस्वी में इसकी घोषणा होती है कि आगामी वर्ष में हम एक नए पुरस्कार को देना प्रारंभ करेंगे। या विश्व के किसी भी देश को दिया जा सकता है जो किन्हीं क्षेत्रों में काम अच्छा किया होगा। और कौन से क्षेत्र में, आगे हम चर्चा करेंगे किस क्षेत्र में अच्छा काम किया होगा। देखिए, जो इसकी स्थापना का श्रेय जाता है, इसकी स्थापना क्यों हुई। देखिए, एक स्वीडन के वैज्ञानिक होते हैं, स्वीडन के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक कौन होता है? तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक होते हैं अल्फ्रेड नोबेल। अल्फ्रेड, इनका पूरा नाम अल्फ्रेड नोबेल नहीं, अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल होता है, नोबेल होता है। देखिए, एक कहाँ के थे? तो स्वीडन, एक देश पड़ता है यूरोप महाद्वीप में, स्वीडन। स्वीडन की राजधानी क्या है? तो स्टॉकहोम है। वहाँ के एक प्रसिद्ध वैज्ञानिक हुए अल्फ्रेड बर्नार्ड नोबेल। बहुत सारे वैज्ञानिक हुए, लेकिन इनका नाम क्यों आगे आता है, क्यों प्रचलित होते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, इन्होंने किसकी खोज की थी? तो डायनामाइट की खोज की, डायनामाइट की खोज की थी। अच्छा, डायनामाइट क्या होता है? आप पुरानी मूवी देखते हैं तो पहाड़ों को काटने के लिए कुछ बम टाइप लगा देते हैं, दो व्यक्ति जाकर खड़े हो जाते हैं, ब्लास्ट होता है, वहाँ पहाड़ टूट जाते हैं। तो इस डायनामाइट का सर्वाधिक प्रयोग पहाड़ों के बीच रास्ता बनाने के लिए किया जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और इनके पास बहुत सारा पैसा था, लेकिन इन्होंने क्या किया, अपनी वसीयत कुछ इस प्रकार बनाई कि मेरे पास जितनी भी संपत्ति है, मेरी मृत्यु के बाद क्या किया जाएगा, इसको यहाँ जो स्वीडिश बैंक है, स्वीडन का बैंक है, सरकारी बैंक, उसमें पैसे जमा कर दिए जाएंगे और उन पैसों से जो ब्याज मिलेगा उससे क्या किया जाएगा, जो किसी भी क्षेत्र में अच्छा काम करे उनको पुरस्कार दिया जाए। उन्हीं राशि को, यानी जो ब्याज प्राप्त हो उसी राशि को उन लोगों में वितरित कर दी जाए। ध्यान दीजिएगा। अच्छा, इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। इन्होंने डायनामाइट की खोज कब की थी? तो 1867 ईस्वी में डायनामाइट की खोज की थी। अगर इनके जन्म के बाद करें तो इनका जन्म 1833 ईस्वी में होता है और मृत्यु कब हुई? 1896। अब देखिए, मृत्यु 1896 में होती है, तो इन्होंने अपने वसीयत में जो लिखा था, वसीयत का सामने है 1896 इनकी मृत्यु के बाद, तो वसीयत में पाया जाता है कि ऐसा कुछ किया जाए जो मेरी संपत्ति है उसको पुरस्कृत की जाए, पुरस्कार के रूप में दे दी जाए लोगों में। तो इस वजह से नोबेल फाउंडेशन की स्थापना होती है 29 जून 1900 ईस्वी में, जिसकी घोषणा की जाती है कि अब नोबेल प्राइज दिए जाएंगे 1900। ठीक है, तो अब पहली बार दिए कब जाते हैं? तो पहली बार 1901 में दिए जाते हैं। अगर पूछ लिया जाए नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब होती है, तो 1901 ईस्वी में होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहली बार कब दिए जाएंगे? तो 1901 ईस्वी में दिए जाएंगे। इस प्रश्न को याद रखिएगा क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। अच्छा, ये कितने क्षेत्रों में दिए जाते हैं? अभी तो वर्तमान में 6 क्षेत्रों में दिए जाते हैं, यानी 6 क्षेत्रों में कोई अच्छा काम किया हो तब उसके लिए दिया जाएगा। लेकिन जब यह प्रारंभ होता है तो केवल 5 क्षेत्रों में दिया जाता है। वो 5 क्षेत्र कौन से हैं? कभी कभी यहाँ से भी प्रश्न बन जाता है, उनके बाद चर्चा करें।
प्रारंभ में 5 क्षेत्रों में दिया जाता है, तो प्रारंभ के 5 क्षेत्र कौन से थे? प्रारंभ के 5 क्षेत्र, प्रारंभ के 5 क्षेत्र कौन से थे जिसमें ये दिया जाता था? तो ये साहित्य के क्षेत्र में दिया था। पहला कौन सा था? साहित्य के क्षेत्र में। दूसरा कौन सा था? शांति के क्षेत्र में। दूसरा कौन? साहित्य, उसके बाद शांति के क्षेत्र में, और आगे बात करें तो भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। अगले चौथे की बात करें तो रसायन के क्षेत्र में, और पांचवे की बात करें तो चिकित्सा के क्षेत्र में। ये किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? साहित्य के क्षेत्र में, शांति के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में और चिकित्सा के क्षेत्र में। अच्छा, देखिए ये जो राशि होती है, राशि किसके द्वारा दी जाती है? तो ध्यान दीजिएगा, ये राशि नोबेल फाउंडेशन की ओर से दी जाती है। नोबेल फाउंडेशन की ओर से, जो नोबेल फाउंडेशन की स्थापना की गई उसकी ओर से राशि दी जाती है। अच्छा, एक प्रश्न यहाँ से भी बनता है, क्योंकि कई ऐसे प्रश्न भी बन चुके हैं कि कहाँ से कितनी राशि दी जाती है, तो इसकी राशि कोई फिक्स है नहीं। क्यों? क्योंकि इनकी संपत्ति जो है, जो उस पर ब्याज प्राप्त होता है उसी ब्याज को दिया जाता है, तो वहाँ की बैंक की ब्याज की दरें बढ़ती घटती रहती हैं, तो इस वजह से राशि भी घटती बढ़ती रहती है, कोई फिक्स राशि है नहीं। देखिए ये पांचों जो दिए जाते हैं, कहाँ पे दिए जाते हैं? कौन कौन? साहित्य, शांति, भौतिकी, रसायन और चिकित्सा। ये देखिए, जो स्वीडन की राजधानी कहाँ पर? स्वीडन की राजधानी क्या है? अभी हमने चर्चा की उसके बारे में, स्टॉकहोम। स्वीडन की राजधानी कहाँ पर दिया जाता है? स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यानी ये पांचों क्षेत्र के जो पुरस्कार हैं ये कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। अच्छा, एक और अभी हमने बताया कि 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं, अभी वर्तमान समय में 6 क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो 6वें क्षेत्र में कब स्थापना की गई इसके बारे में देखिए, 1967 ईस्वी आती है तो घोषणा की जाती है कि अब एक और क्षेत्र को बढ़ाया जा रहा है। ठीक है, किस क्षेत्र में? तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? तय किया जाता है कि 1967 में यह घोषणा की गई कि जो नोबेल प्राइज दिए जाते हैं अर्थशास्त्र के क्षेत्र में भी दिया जाएगा एक और नया क्षेत्र, यानी 5 थे, एक और 1967 में घोषणा होती है। 1968 में क्या होती है? इसकी स्थापना होती है। इसकी स्थापना होती है, यानी ये अर्थशास्त्र प्राइज की भी स्थापना कब होती है? 1968 ईस्वी में। और दिया पहली बार कब जाता है? तो 1969 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में पहली बार दिया गया। कब? 1969 में। अच्छा, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर नोबेल फाउंडेशन देता है, तो यहाँ पर इनकी धनराशि कौन देता है? तय तो कर दिया गया कि एक और ऐड कर दिया जाएगा, लेकिन पैसे कौन देगा? पैसे भी तो देना जरूरी है। तो यहाँ पर तो नोबेल फाउंडेशन देता है, क्योंकि वसीयत में यही लिखा गया था कि इन 5 क्षेत्रों में दिया जाएगा। तो इसमें कौन देगा? तो इस अर्थशास्त्र के क्षेत्र में जो राशि दी जाती है वो कौन देगा? तो ध्यान दीजिएगा, यहीं की जो एक स्वीडन की बैंक है, स्वीडन की बैंक कौन सी है? कौन सी है? स्वेरिजेस। ध्यान दीजिएगा, स्वेरिजेस रिक्स बैंक कहाँ की है? तो स्वीडन की है। इसने तय किया कि यह धनराशि यह बैंक देगी। ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, अर्थशास्त्र स्वेरिजेस रिक्स बैंक देता है। अब देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, किन क्षेत्रों में दिया जाता है, कौन कौन देता है, कैसी धनराशि दी जाती है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अच्छा देखिए, ये कब दिया जाता है, ये भी प्रश्न बनता है। देखिए, प्रत्येक वर्ष अक्टूबर माह में इसकी घोषणा होती है। अच्छा, अक्टूबर माह में घोषणा होती है इस वर्ष किन व्यक्ति को दिया जाएगा यह सम्मान, यानी जो नोबेल प्राइज है ये किन किन को दिया जाएगा, इसकी घोषणा किस महीने में हो जाती है? तो अक्टूबर महीने में इसकी घोषणा हो जाती है। तो क्या इस वर्ष हो चुकी है? बिल्कुल हो चुकी है, क्योंकि अक्टूबर बीत चुका है। तो इस वर्ष निश्चित ही अक्टूबर माह के नोबेल प्राइज की घोषणा हो चुकी है। अच्छा, दिया कब जाता है? लेकिन ये प्रदान किया जाता है 10 दिसंबर को। 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। कब प्रदान किया जाता है लोगों को, यानी वितरित किया जाता है? तो 10 दिसंबर को प्रदान किया जाता है। अच्छा देखिए, ये जो अक्टूबर माह है इसमें घोषणा कर दी जाती है, तो क्या 6 की घोषणा कर दी जाती है? जी बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं है। 6 की घोषणा कर दी जाती है, 5 की घोषणा की जाती है। शांति का नोबेल कब दिया जाता हो, दे दिया जाता हो, बताया नहीं जाता कि इस वर्ष किसको दिया जाएगा। यानी शांति का नोबेल शांति के साथ ही दे दिया जाता है, किसी को पता नहीं चलता, जब देना हो तो दे दिया जाता है। यानी 10 दिसंबर को दे दिया जाता है, पहले से नहीं बताया जाता। कह सकते हैं कि शांति का नोबेल शांति से दे दिया जाता है। अच्छा, और अगला प्रश्न, ये जो अर्थशास्त्र का नोबेल है,
अर्थशास्त्र का नोबेल है कहाँ पर दिया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, अर्थशास्त्र का नोबेल स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में नहीं दिया जाता। कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे एक देश पड़ता है, नॉर्वे की राजधानी क्या है? ओस्लो। नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। कहाँ पर दिया जाता है? तो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है। 5 पुरस्कार तो स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं, नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिए जाता है। देखिए यहाँ से क्या प्रश्न बन सकता है, कौन सा ऐसा पुरस्कार है जिसकी घोषणा पहले से नहीं की जाती, वो डायरेक्ट 10 दिसंबर को दिया जाता है? तो शांति का कौन सा ऐसा पुरस्कार है जो नॉर्वे की राजधानी ओस्लो में दिया जाता है? तो कौन सा है? साहित्य का। ये 5 पुरस्कार कहाँ पर दिए जाते हैं? स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में दिए जाते हैं। यहाँ पे महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। अच्छा, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट एक बिंदु है जो आपको याद रखना चाहिए, वैसे याद हो जाएगा। ये जो नोबेल प्राइज होता है, एक क्षेत्र में अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकता है। जैसे मान लीजिए हमको साहित्य के क्षेत्र में देना है, तो एक वर्ष में हम अधिकतम 3 लोगों को दे सकते हैं साहित्य का, 3 शांति का भी दे सकते हैं, उसी प्रकार 3 किसी भी की बात करें, 6 में किसी को 3। तो अगर प्रश्न पूछा जाए एक वर्ष में अधिकतम नोबेल प्राइज कितने को दिया जा सकता है, तो क्षेत्रीय 18, अधिकतम लोग कितने लोगों को? 18 लोगों को दिया जा सकता है। देखिए, क्या ये मरणोपरांत भी दिया जाता है? जी हाँ, बिल्कुल। जब ये प्रारंभ हुआ था 1901 ईस्वी में, तो ये मरणोपरांत भी दिया जाता था, परंतु एक टाइम ऐसा आया, कब? 1974 ईस्वी में यह तय किया गया कि यह पुरस्कार मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा, मरणोपरांत नहीं दिया जाएगा। तो दिमाग में एक प्रश्न उठता है, यानी एक प्रश्न बनता है कि क्या अब तक यानी 1974 के पहले किसी को मरणोपरांत दिया जा चुका है? तो जी हाँ, बिल्कुल दिया जा चुका है। उनके बारे में चर्चा करें। हम चर्चा करते हैं किन किन व्यक्तियों को मरणोपरांत दिया जा चुका है, उनके बारे में चर्चा करें। देखिए, किन किन को मरणोपरांत दिया गया है। देखिए, आप लोग एसएससी जीडी परीक्षाएं आई हैं, इसको पढ़ जरूर लीजिए, क्योंकि यहाँ से निश्चित ही प्रश्न बनेंगे। नहीं तो आप लोग ऐसे कहेंगे। एक कुछ पंक्तियाँ याद आ रही हैं आपके लिए। देखिए क्या है, उसके मोहब्बत के पेपर लीक होते गए, उसके मोहब्बत के पेपर लीक होते गए, वो हमसे कटाव पार कराने पर अड़ी रही, वो हमसे कटाव पार कराने में अड़ी रही। मेरी मोहब्बत भी अनारक्षित निकली यारों, जो सबसे ज़्यादा नंबर लाकर भी बेरोजगार खड़ी रही। आइए चर्चा करते हैं किनको किनको मिले मरणोपरांत। तो 2 व्यक्ति हुए जिनको मरणोपरांत मिला। कौन कौन 2 व्यक्ति हुए? एरी एक्सेल, पहले व्यक्ति कौन है? एरी एक्सेल। इनको कब मिलता है? तो 1931 में मिलता है। दूसरे व्यक्ति कौन से होते हैं? तो डैंग हैमरफोल्ड। ये 2 ऐसे व्यक्ति हुए जिनको क्या हुआ? मरणोपरांत नोबेल प्राइज मिला। कौन है? एरी एक्सेल 1931 ईस्वी में मिलता है। दूसरा कौन है? डैंग हैमरफोल्ड। इनको कब मिलता है? तो 1961 ईस्वी में मिलता है। याद रखिएगा, ये 2 महत्वपूर्ण नाम है, यहाँ से भी प्रश्न बन सकता है। आगे चर्चा करते हैं। अच्छा, पूछ लिया जाए सबसे अधिक बार किसे मिला? सबसे अधिक बार बात करें तो एक संस्था होती है रेड क्रॉस नाम से। किस नाम से? तो रेड क्रॉस को मिलता है। सर्वाधिक बार कितनी बार मिलता है? तो सर्वाधिक 3 बार मिलता है। कब मिलता है? तो 1917 में पहली बार। कब? 1917 में। दूसरी बार 1944 में, और तीसरी बार 1963 में। अच्छा, ये संस्था होती क्या है? देखिए, इसकी स्थापना कहाँ पर होती है? 1863 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है। इसके संस्थापक कौन होते हैं? याद रखिएगा, इसके संस्थापक होते हैं डेनरी ड्यूनांट। कौन से होता है? ड्यूनांट होता है। क्या? ड्यूनांट। इसके संस्थापक कौन होते हैं? माफ कीजिएगा, हेनरी ड्यूनांट होते हैं। कब स्थापना होती है? 1863 ईस्वी। देखिए, एक कब मिलता है? काम क्या होता है? चिकित्सा, मुफ्त इलाज करना, व्यक्तियों में जागरूकता फैलाना इलाज के प्रति। 1917 ईस्वी में देखिए प्रथम विश्व युद्ध चल रहा होता है, इसमें इसने काफी मदद की होती है। और इसमें आएंगे तो द्वितीय वर्ल्ड वार यानी द्वितीय विश्व युद्ध चल रहा होता है, इसमें भी उसने मदद की। और 1963 जब इसके 100 वर्ष पूरे होते हैं तब इसको मिलता है, यानी इसको सर्वाधिक 3 बार मिल चुका है। देखिए, जब पहली बार
दिया गया नोबेल प्राइज कब दिया जाता है, तो 1901 ईस्वी में। तो देखिए जो हेनरी ड्यूनांट होते हैं इनको पहली बार नोबेल प्राइज दिया जाता है। सबसे पहले नोबेल प्राइज किसको दिया गया, तो हेनरी ड्यूनांट को दिया जाता है सबसे पहली बार। और इनके साथ एक व्यक्ति और कौन से हैं, तो फ्रेडरिक पेरिसी। ये कौन होते हैं, फ्रेंच पीस सोसाइटी होती है उसके संस्थापक होते हैं, फ्रांस की एक संस्था होती है। देखिए इन दोनों लोगों को पहली बार मिला। देखिए यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है सर्वाधिक बार किसको मिला, इसकी संस्था जो है इसको 3 बार मिला, और इसके जो संस्थापक है जिन्होंने इसकी स्थापना की उनको मिला है, यानी हम कह सकते हैं 4 बार मिला, लेकिन 3 तो पूछा जाएगा जो महत्वपूर्ण इनसे है। ठीक है, आगे बात करते हैं। अब अगला प्रश्न जो पूछा जाता है सबसे कम उम्र में, सबसे कम उम्र। देखिए सबसे कम उम्र में बात करें अगर पुरुष की, ऐसे कौन से हैं जिनको सबसे कम उम्र, पुरुष ऐसे कौन से हैं जिनको सबसे कम उम्र नोबेल प्राइज मिला, तो लॉरेंस ब्रैग हैं, लॉरेंस ब्रैग हैं। कितने वर्ष के अवस्था में, तो 25 साल की अवस्था में मिलता है। कब मिलता है, तो 25 वर्ष के जब होते हैं तब इनको मिलता है, लॉरेंस ब्रैग को। अगर वही पूछ लिया जाए सबसे कम उम्र की महिला, सबसे कम उम्र की महिला, तो इनका नाम होता है मलाला यूसुफजई, ये मात्र 17 साल की होती है। ये भी प्रश्न पूछा जाता था सबसे कम उम्र में, तो मलाला यूसुफजई, क्योंकि ये 17 साल की हैं। कितने साल के हैं, 25 साल के। पुरुष पूछ लिया जाए तो 25 वर्ष ये हो जाते हैं, महिला पूछ लिया जाता है तो ये हो जाती है, लेकिन अगर ओवरऑल पूछा जाता है तो कौन होगा, मलाला यूसुफजई होंगे। इनकी एक पुस्तक होती है जो मलाला यूसुफजई की। देखिए मलाला यूसुफजई को क्यों मिलता है, शांति के क्षेत्र में मिलता है। देखिए इन्होंने क्या किया था उस समय, मतलब इनको पढ़ने नहीं दिया जाता था, इनके देश में इनको पढ़ने नहीं दिया जाता, महिलाओं को पढ़ने से वंचित था, लेकिन ये जबरदस्ती पढ़ना चाहती थी। इनको कहा जाता है कि इनको AK-40 फीवर रख के इनके कन्फर्टी पर कहा जाता है तुम मत पढ़ो, लेकिन ये पढ़ने के लिए तैयार होती है, खुद जिद बांध जाती है, इनको गोली से मार दिया जाता है, वेंटिलेटर के सहारे जीवित रहती है, लेकिन पढ़ने की जो तलब होती है उनमें बनी रहती है। इस वजह से इनको दिया जाता है। ये अपने देश की महिलाओं के लिए एक मिसाल बनती हैं कि आप आइए, आप पढ़िए, बिना पढ़ाई के कुछ नहीं होगा, ज्ञान के कुछ नहीं होगा, इसलिए इनको यह दिया जाता है। अच्छा, इनके साथ एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को दिया जाता है, उसके बारे में चर्चा करेंगे आगे। देखिए इनकी एक बुक है जो, अच्छा ये कब मिलता है, 2014 में मिलता है, अभी हाल ही में मिला, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है मलाला यूसुफजई को। देखिए मलाला यूसुफजई की कुछ पुस्तकें हैं जो बहुत ही पूछी जाती हैं। बी आर डिस्प्लेस्ड इनकी एक पुस्तक है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पिछले वर्ष कई बार पेपरों में पूछी जा चुकी है, अभी भी पेपरों में पूछी जाने की संभावना इसकी बहुत है, क्योंकि अभी हाल ही में पेपर हुआ उसमें पूछी गई। और एक और पुस्तक है आई एम मलाला, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन सी पुस्तक है, तो आई एम मलाला। इनकी पुस्तक अगली कौन सी है, आई एम मलाला के नाम से है, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। इनका अन्य नाम भी है, इनका अन्य नाम क्या है, तो गुल मकई, क्या नाम है, गुल मकई। ये भी पूछा जा सकता है कि इनका अन्य नाम क्या है, गुल मकई है। अच्छा, हमने चर्चा की थी इनके साथ एक बहुत ही अच्छे व्यक्ति को, बहुत ही प्रसिद्ध व्यक्ति को मिला जो बहुत ही पेपरों की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है। कौन है, कैलाश सत्यार्थी। इनका संबंध किस देश से है, तो इनका संबंध भारत से है। कहाँ से है, तो भारत से। यह बेहद ही इंपॉर्टेंट बन जाता है क्योंकि भारत से है, इस वजह से बहुत ही इंपॉर्टेंट। आगे बात करते हैं सबसे अधिक उम्र में नोबेल, सबसे अधिक उम्र में अगर बात की जाए, सबसे अधिक उम्र में नोबेल, सबसे अधिक उम्र में नोबेल किसको मिलता है, तो गुड इनफ कितने वर्ष के थे जब इनको दिया जाता है, तो 97 वर्ष के। तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है, 97 वर्ष के होते हैं, इनको भी नोबेल मिलता है। आगे बात करते हैं भारत के कितने ऐसे व्यक्ति हैं जिनको यह नोबेल मिला, और यहाँ से कौन से प्रश्न बनेंगे, करने वाले भारतीय कौन कौन से हैं और यहाँ से कौन से प्रश्न बनते हैं, इन सबके संदर्भ में चर्चा करें। आइए चर्चा करते हैं। पहले व्यक्ति कौन से हैं, तो रविंद्रनाथ टैगोर। याद रखिएगा कौन है, तो रविंद्रनाथ टैगोर। देखिए रविंद्रनाथ टैगोर होते हैं पहले व्यक्ति। कौन सा है, रविंद्रनाथ टैगोर। ये पहले भारतीय होते हैं। पूछ लीजिए पहला भारतीय कौन है जिसे नोबेल पुरस्कार मिला, तो
रविन्द्रनाथ टैगोर होते हैं पहले भारतीय जिनको यह पुरस्कार मिलता है। देखिए ये पहले एशियाई होते हैं, मतलब एशिया महाद्वीप में, और इनको किस क्षेत्र में मिलता है, तो साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। याद रखिएगा, किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है। अच्छा, साहित्य के क्षेत्र में मिलता है, किसके लिए मिलता है, तो इनकी एक पुस्तक होती है गीतांजलि, गीतांजलि, इनके पुस्तक गीतांजलि के लिए मिलता है। देखिए पहले एशियाई होते हैं, यानी एशिया महाद्वीप में पहली बार किसी को यह पुरस्कार दिया गया, और गैर यूरोपीय भी होते हैं, साहित्य के क्षेत्र में पाने वाले गैर यूरोपीय होते हैं। अभी तक जितने भी व्यक्ति को साहित्य के क्षेत्र में मिला सब यूरोप से ही थे, पहले ऐसे होते हैं जो मतलब यूरोप से बाहर मिलता है। तो कौन होते हैं, रविन्द्रनाथ टैगोर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, याद रखिएगा। अगले व्यक्ति जो मिलते हैं, अगले व्यक्ति को कब मिलता है, सीवी रमन, भारत के वैज्ञानिक हुए, कौन थे, सीवी रमन। इन्हें कब मिलता है, तो 1930 ईस्वी मिलता है, याद रखिएगा। कब मिलता है, तो 1930 ईस्वी में, किसके लिए, तो रमन प्रभाव, इन्होंने क्या की खोज की थी, रमन प्रभाव के लिए। किस क्षेत्र में मिला, तो भौतिकी के क्षेत्र में मिला। किस क्षेत्र में मिलता है, तो इनको भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है, याद रखिएगा। इन्हीं के जन्म दिवस को यादगार बनाने के लिए 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है, तो विज्ञान दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। 28 फरवरी को क्या बनाया जाता है, याद रखिएगा, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है, किसकी याद में, सीवी रमन के याद में। अगले व्यक्ति जो होते हैं किनको मिलता है, तो हरगोविंद खुराना। कौन होता है, हरगोविंद खुराना। अगले व्यक्ति कौन होंगे, हरगोविंद खुराना, जिनको यह पुरस्कार दिया जाता है। कब दिया जाता है, तो 1968 ईस्वी में दिया जाता है। इनको किस लिए दिया जाता है, तो जीन संश्लेषण के लिए दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, तो चिकित्सा के क्षेत्र में मिलता है। देखिए यहाँ से केवल आपको यही इतना याद रखना है, कब दिया जाता है, किस क्षेत्र में दिया जाता है, यही आपके लिए इंपॉर्टेंट बनता है। अगर अगले की बात करें, तो अगला प्रमुख नाम होता है मदर टेरेसा का। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, क्योंकि यह भारत की निवासी नहीं थी, इन्होंने भारत की नागरिकता ली हुई थी। कब मिलता है, 1979 ईस्वी में। कब मिलता है, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए 1979 में इनको क्या मिल रहा है, नोबेल प्राइज मिल रहा है। किस क्षेत्र में मिलता है, तो सामाजिक कार्यकर्ता होती हैं, इनको किस क्षेत्र में मिलेगा, तो याद रखिएगा, सामाजिक कार्य के लिए मिलेगा, शांति के क्षेत्र में। किस लिए, शांति के क्षेत्र में मिलेगा। देखिए सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, इन्होंने शांति काम करते हैं, इनको किस क्षेत्र में मिला, तो शांति के क्षेत्र में मिलता है। और इसके अगले ही वर्ष 1980 में इन्हें भारत रत्न से भी सम्मानित किया जाता है। देखिए ये भारत की नहीं थी, लेकिन इनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाता है। देखिए ये कहाँ की थी, तो ये निवासी अल्बानिया की थी। अल्बानिया एक देश था, अल्बानिया कहाँ की निवासी थी, तो अल्बानिया की निवासी थी। लेकिन भारत आज़ाद होने के अगले ही वर्ष 1948 ईस्वी में इन्होंने क्या की, भारत की नागरिकता ले ली थी, भारत की नागरिकता ले ली, और ये भारत में ही रहने लगी। और इसलिए यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम बन जाता है, किसी दूसरे देश की महिला भारत की नागरिकता ले रही है, भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है, नोबेल प्राइज से इसको भी सम्मानित किया जा रहा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है। आगे बात करें, अगले व्यक्ति किससे मिलता है, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। देखिए चंद्रशेखर किसको मिलता है, तो चंद्रशेखर को मिलता है, चंद्रशेखर को मिलता है। बेहद ही इंपॉर्टेंट नाम। अब जब आप अंतरिक्ष के बारे में पढ़ेंगे तो चंद्रशिखा सीमा के बारे में पढ़ेंगे, हमने पढ़ा भी रखा है, आपने नहीं देखा तो भूगोल का आप देखिएगा वीडियो, उसमें मिल जाएगा आपको क्या था चंद्रशेखर सीमा। इसकी चर्चा करें, पहले इनके बारे में थोड़ा सा जान लें। चंद्रशेखर सीमा इनको कब मिलता है, 1983 यानी 1983 में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है, तो भौतिक के क्षेत्र में मिलता है। इन्होंने बताया था जब तारे की मृत्यु होती है तो तारे दो पार्ट में हो सकते हैं, सूर्य से एक छोटा हो सकता है, सूर्य से बड़ा। सूर्य से 1.44 गुना जो बड़ा होगा, यानी इसी को 1.44 को ही चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। इससे बड़ा होगा तो क्या होगा, सफेद वामन। नहीं, यदि 1.44 गुना से छोटा होता है तो ब्लैक वामन। यहाँ हम चर्चा कर चुके हैं इसके संदर्भ में, जियोग्राफी के टॉपिक पे। आपने वीडियो नहीं देखा तो आप देख सकते हैं उसके बारे में, यानी जियोग्राफी उस वाले टॉपिक में आपको मिल जाएगा, आसानी से मिल जाएगा, आप वहाँ से देख सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है, देख सकते हैं पेपर की दृष्टि से। आगे चर्चा करते हैं। जो अगला मिलता है, किसको मिलता है, अमर्त्य सेन को मिलता है। अमर्त्य सेन
देखिए अमर्त्य सेन को मिलता है, कब मिलता है तो 1998 में। किस क्षेत्र में मिलता है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है, अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। देखिए अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। अगला जो नाम आता है BS नायपॉल, क्या कब मिलता है 2001। किस क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पूछा जा सकता है दूसरे व्यक्ति कौन है जिन्हें साहित्य के क्षेत्र मिला, तो BS नायपॉल थे, वेंकट रमन रामकृष्ण। इनको कब मिलता है 2009 में मिलता है। किस क्षेत्र में मिलता है तो रसायन के क्षेत्र में मिलता है। किस क्षेत्र में तो याद रखिएगा रसायन के क्षेत्र में मिलता है। अगला नाम कैलाश सत्यार्थी का आता है, जिनको मलाला यूसुफजई के साथ मिला। किस, कैलाश सत्यार्थी। अच्छा, मलाला यूसुफजई को मिलता है, उन्हीं के साथ मिलता है कैलाश सत्यार्थी को। देखिए कैलाश सत्यार्थी को किस लिए मिलेगा, शांति के लिए, समाज सेवा के लिए। तो प्रश्न यहाँ पे मिल सकता है, इसको शांति के लिए मिलता है। किस लिए मिलता है तो शांति के लिए मिलता है। कब मिलता है तो 2014 में मिलता है। कब मिलता है, इसको हमने चर्चा की, 2014 में मलाला यूसुफजई के साथ इनको मिलता है। देखिए शांति के लिए मिलता है। अब यहाँ पे प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, पहले भारतीय पुरुष कौन है जिनको शांति के क्षेत्र में नोबेल मिला। देखिए मदर टेरेसा क्या है, वो महिला थी, और यहाँ पर क्या है, पुरुष के बारे में चर्चा की जा रही है। तो याद रखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो अगला नाम आता है अभिजीत बनर्जी का आता है। इनको कब मिला, 2019 में मिला। अभिजीत बनर्जी, इनको कब मिलता है 2019। किस क्षेत्र में मिलता है तो अर्थशास्त्र के क्षेत्र में मिलता है। अब देखिए अभी दिया गया किसको दिया गया है 2022 का, उसके संदर्भ में चर्चा करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे महत्वपूर्ण प्रश्न बनने वाले हैं। आइए हम चर्चा करते हैं 2022 में किन किन को मिला। दो 2022 में नोबेल प्राइज पाने वाले व्यक्ति कौन कौन से व्यक्ति हैं जिनको 2022 में नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ध्यान देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न बनेंगे आगामी एक वर्ष में। जितनी भी परीक्षाएं होंगी, जब तक अगला नोबेल प्राइज नहीं मिल जाता तब तक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला बिंदु है। आप इसको याद रखिएगा। पहले की बात करें हम चिकित्सा के क्षेत्र में। देखिए चिकित्सा के क्षेत्र में किसको मिलता है, स्वांते पाओ को मिलता है। किसको मिलता है तो याद रखिएगा स्वांते पाओ को। चिकित्सा के क्षेत्र में स्वांते पाओ को मिलता है। किस लिए, मानव के क्रमिक विकास के बारे में इन्होंने रिसर्च की। मानव के क्रमिक विकास, मानव के क्रमिक विकास पर इन्होंने रिसर्च की, उसके लिए इनको मिलता है क्या, चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल मिलता है। आगे बात करते हैं अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में 3 लोगों को मिलता है। दूसरा कौन सा है, अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में कितने लोगों को मिलता है तो 3 लोग। वो 3 लोग कौन है उनके बारे में चर्चा करें। डगलस डायमंड कौन है, पहले व्यक्ति कौन है, डगलस डायमंड। दूसरा कौन नाम आता है, बेन बर्नानिक। बेन बर्नानिक कौन है, अगला नाम आता है बर्नानिक। अगला जो आता है फिलिप डगलस। फिलिप याद रखिएगा, फिलिप डायबकी। ठीक है, याद रखिएगा कौन सा नाम आता है, फिलिप डायबकी। आगे बात करते हैं इनको किस लिए मिलता है तो याद रखिएगा बैंक और वित्तीय संकट पर रिसर्च के लिए। देखिए ये 2 प्रमुख बात करते हैं। अगला बात करते हैं साहित्य के क्षेत्र में। साहित्य के क्षेत्र में किसको मिलता है, एनी एनॉक्स। किसको मिलता है, एनी एनॉक्स को मिलता है। कहाँ की हैं तो ये फ्रांस की हैं, इनको फ्रांस की है।
आगे बात करते हैं अगले पुरस्कार के बारे में, आगे चर्चा करें। शांति का नोबेल के बारे में चर्चा करते हैं। देखिए, शांति की कहाँ पर आवश्यकता होगी, जहाँ पर लड़ाई होगी, और लड़ाई कहाँ पे हो रही है, तो अभी इस वक्त रूस और यूक्रेन के बीच चल रहा है युद्ध, तो रूस के ही संदर्भ में दिया जाएगा शांति के क्षेत्र में। शांति के क्षेत्र में नोबेल किसको मिला? देखिए, यहाँ पर एक व्यक्ति और दो प्रमुख संस्थाएं हैं, एक रूस की, एक कहाँ की, यूक्रेन की संस्था के लिए मिलता है। तो आइए चर्चा करते हैं। देखिए कौन है, पहला तो एलिस बियालिट्स्की, ये कहाँ के हैं, ये व्यक्ति हैं जिनको मिला है। ठीक है, याद रखिएगा, एलिस बियालिट्स्की जो है कहाँ के एक व्यक्ति हैं, इनको मिलता है। अगला कौन सा है, देखिए दो संस्था, ये व्यक्ति होते हैं, ये क्या थे, व्यक्ति थे, और दो संस्था को मिलता है, एक रूस की होती है, दूसरी कहाँ की होती है, यूक्रेन की होती है। पहली कौन सी है, तो मेमोरियल, ये कहाँ की होती है, तो रूस की। मेमोरियल संस्था कहाँ की होती है, तो रूस की होती है, इसको मिलता है। और दूसरी कौन सी होती है, सेंट फॉर सिविल, याद रखिएगा, सेंट फॉर सिविल लिबर्टीज, ठीक, ये कहाँ की थी, तो यूक्रेन की संस्था, इसको मिलता है। आगे बात करते हैं अगले पुरस्कार के बारे में। अगला पुरस्कार कौन सा है, देखिए चर्चा करते हैं रसायन के क्षेत्र में किसको मिला। देखिए, रसायन के क्षेत्र में तीन लोगों को मिलता है, कौन कौन है, तो ध्यान दीजिएगा, पहला कौन सा है, मोर्टेन मेंडल, कौन है, तो मोर्टेन मिल्डन, याद रखिएगा, मोर्टेन मिंडल, कौन है, मोर्टेन मिंडल। दूसरा व्यक्ति कौन सा है, तो ध्यान दीजिएगा, कैरोलिन बर्टोजी, कौन है दूसरा व्यक्ति, कैरोलिन बर्टोजी। और तीसरा व्यक्ति कौन है, बैरी शार्पलेस। ये तीन प्रमुख व्यक्ति हैं जिनको मिलता है, याद रखिएगा, इन तीन व्यक्ति को जो किसके क्षेत्र में, रसायन के क्षेत्र में मिलता है। अगला जो है भौतिकी है, छठवां कौन सा है, भौतिकी के क्षेत्र में मिलता है, ये भी तीन लोगों को मिलता है, तो कौन है, एंटन जिलिंगर, पहला व्यक्ति कौन है, एंटन जिलिंगर। दूसरा व्यक्ति कौन है, एलियन ऑफ्पेक्ट। और तीसरा जो प्रमुख व्यक्ति है, जॉन क्लोजर। किस लिए मिलता है, तो याद रखिएगा, क्वांटम मैकेनिक्स के बारे में रिसर्च करने के लिए मिलता है। यानी बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने चर्चा की। अगर आप लोगों को पसंद आया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आप लोग अगर नए हैं तो, और अपने मित्र भाई बहन में इस वीडियो को शेयर कीजिए। और जो एसएससी जीडी की परीक्षाएं की तैयारी कर रहे हैं उनको जरूर शेयर कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, और जो महत्वपूर्ण पुरस्कार बनते हैं उनके संदर्भ में चर्चा करेंगे। जय हिंद।